ये कहानी है इराक के जलते रेगिस्तान की, जहां दो अमेरिकी सिपाही एक अदृश्य दुश्मन के सामने फंस जाते हैं। एक तरफ है सार्जेंट आइजैक, अकेला, जख्मी और बेबस। दूसरी तरफ है जुबा, एक ऐसा स्नाइपर जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन जिसकी गोली से कोई बच नहीं सकता। ये जंग सिर्फ गोलियों की नहीं, बल्कि दिमाग, धैर्य और मनोविज्ञान की है। दोनों के बीच रेडियो पर एक खतरनाक बातचीत शुरू होती है, जहां हर लफ्ज एक चाल है और हर खामोशी एक चाल। देखते हैं कौन जीतता है। सन 2007 के अंत की बात है। इराक की जंग धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर थी। राष्ट्रपति बुश ने जीत का ऐलान कर दिया था और अब वहां दोबारा तामीर का काम शुरू हो चुका था। सार्जेंट मैथ्यूज और उनके साथी सार्जेंट आइजैक को इराक के जलते हुए रेगिस्तान के बीचों बीच एक पाइपलाइन बनाने के मिशन पर भेजा गया था, लेकिन वहां काम कर रहे तमाम अमेरिकी मजदूर पहले ही मौत के घाट उतारे जा चुके थे। इसलिए अब इन दोनों का काम था कि उस कातिल को ढूंढें, इससे पहले कि नए मजदूर वहां भेजे जाएं। दोनों सिपाही झाड़ियों और पत्थरों की आड़ में छुपकर तपती धूप में उस जगह की निगरानी करने लगे। 20 घंटे गुजर गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैथ्यूज का सब्र टूटने लगा। उसे लगा कि शायद कोई इराकी फौजी बचा ही नहीं है। बिखरी हुई लाशों को देखकर उसका अंदाजा था कि यह हमला किसी गुट ने किया और काम खत्म होते ही चले गए। लेकिन आइजैक की नजर कुछ और ही कह रही थी। उसने गौर किया कि किसी बड़े दस्ते के आने जाने के कोई निशान नहीं थे और सभी लोग सिर पर गोली लगने से मरे थे। ये किसी आम हमले की निशानी नहीं थी। ये काम था जुबा का, एक किंवदंती बन चुके इराकी स्नाइपर का, जिसका नाम सुनकर ही रूह कांप जाती थी। मैथ्यूज को यकीन नहीं हुआ कि कोई इंसान इतने लोगों को 30 सेकंड से भी कम वक्त में मौत दे सकता है। आखिरकार इंतजार से ऊबकर मैथ्यूज नीचे उतरा और खुद उस जगह का मुआयना करने चल पड़ा। उसने आइजैक से कहा कि वो उसे कवर करे। आइजैक ने उसे बताया कि उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है, तो मैथ्यूज ने हंसते हुए कहा कि उसने इतनी देर से ये क्यों नहीं सोचा। लेकिन आइजैक के लिए यह बात मजाक नहीं थी, क्योंकि वो जो चीज पहने था वो किसी मरे हुए साथी की यादगार थी। मैथ्यूज एक एक लाश के पास गया और सुराग ढूंढने लगा। जब उसे यकीन हो गया कि सबको सिर पर गोली लगी है, तो आइजैक का शक सच लगने लगा। वो जगह के बीच में खड़ा हो गया ताकि गोली चलने की दिशा का अंदाजा लगा सके। आइजैक उसे बार बार वापस आने को कह रहा था, लेकिन तभी एक गोली की आवाज गूंजी और मैथ्यूज जमीन पर गिर पड़ा। उसके पेट में भयानक दर्द था। अपने दोस्त को बचाने की हड़बड़ाहट में आइजैक जिगजैग दौड़ता हुआ आगे बढ़ा ताकि गोली से बच सके। लेकिन जैसे ही वो मैथ्यूज तक पहुंचा, एक गोली उसकी टांग में आ लगी। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। वो मैथ्यूज को वहीं छोड़कर एक टूटी हुई दीवार की आड़ में जा छुपा। दर्द से कराहते हुए भी मैथ्यूज ने आइजैक से रेडियो पर संपर्क किया और कहा कि पहले बेस को खबर करो और मदद मांगो। आइजैक ने अपनी टांग के जख्म को कसकर बांधा ताकि खून रुके। फिर रेडियो उठाया और बेस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल नहीं था, क्योंकि स्नाइपर की गोली ने एंटीना उड़ा दिया था। तभी मैथ्यूज ने दोबारा आवाज दी और कहा कि स्नाइपर पर नजर रखो ताकि उसे निशाना बनाया जा सके। आइजैक ने उसे चेताया कि कोई भी हरकत करने पर स्नाइपर दोबारा गोली मारेगा, लेकिन मैथ्यूज ने एक न सुनी। आइजैक ने अपनी छुरी से दीवार में एक छेद करना शुरू किया ताकि वहां से स्कोप लगाकर देख सके, लेकिन इसी दौरान कुछ पत्थर गिरे और वो जख्मी हो गया। इधर मैथ्यूज ने अपनी राइफल उठाने की कोशिश की, लेकिन खून बहुत बह चुका था और वो बेहोश हो गया। आइजैक नहीं चाहता था कि उसका भी यही हाल हो। उसने तड़पते हुए खुद अपनी टांग से गोली निकाली। वो लम्हा बेहद दर्दनाक था। फिर जख्म पर पट्टी बांधी और थोड़ी देर बाद बेहोश हो गया। कुछ वक्त बाद उसके कान में एक आवाज आई। ईयरपीस से एक अजीब सी आहट थी। होश आया तो पता चला कि कोई बेस का अफसर बात कर रहा है। आइजैक ने तुरंत सारी बात बताई और मेडिकल मदद की गुजारिश की, लेकिन जब उस अफसर ने अजीबोगरीब सवाल करने शुरू किए और सबसे बड़ी बात यह कि उसने कहा कि या तो अपनी सही जगह बताओ या खड़े होकर हवाई फायर करो ताकि हेलीकॉप्टर आ सके, तो आइजैक के माथे पर बल पड़ गए। उसने साफ कहा कि यह प्रोटोकॉल के खिलाफ है और उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। जब उसने उस शख्स के लहजे पर ध्यान दिया तो एक झटका सा लगा। वो अमेरिकी नहीं था, यह और कोई नहीं बल्कि जुबा खुद था, जिसने रेडियो फ्रीक्वेंसी हैक करके जाल बिछाया था। आइजैक ने उसे पहचान लिया और सामने कर दिया, लेकिन जुबा ने फोन नहीं काटा, बल्कि उल्टे कहने लगा कि वो आइजैक को जानना चाहता है। आइजैक ने दोबारा रेडियो ट्राई किया, लेकिन फिर भी सिग्नल नहीं आया। जुबा बेतुके सवाल पूछता रहा और जब आइजैक ने जवाब देने से इनकार किया तो जुबा ने धमकी दी कि वो मैथ्यूज को दोबारा गोली मारेगा। यह सुनकर आइजैक के दिल पर बोझ आ गया, क्योंकि एक उम्मीद अभी भी थी कि मैथ्यूज जिंदा है। मजबूरन आइजैक ने जुबा से बात करने का फैसला किया। उसने कहा कि पहले तुम बताओ, और जब जुबा बोलने लगा,
आइजैक ने जमीन पर उस जगह का नक्शा बनाना शुरू कर दिया, गोलियों की दिशाओं का हिसाब लगाते हुए, ये जानने के लिए कि जुबा आखिर छुपा कहाँ है। जुबा ने कहा कि वो कोई दुश्मन नहीं, बस एक आम इराकी शहरी है जो अपने मुल्क को बचाना चाहता है। फिर उसने आइजैक से पूछा कि अपने घर परिवार के बारे में कुछ बताओ, लेकिन आइजैक ने साफ इनकार किया। ये उसके लिए बहुत जाती मामला था। आइजैक ने जुबा की इस दलील का मजाक उड़ाया कि वो उन लोगों को मार रहा है जो इराक में स्कूल, पाइपलाइन और बुनियादी ढांचा बनाकर यहां की जिंदगी बेहतर कर रहे हैं। जुबा इस पर हंसा और बोला कि यहां जो पैसा बनेगा वो सब वापस अमेरिका चला जाएगा, यहां के लोगों के हाथ कुछ नहीं लगेगा। वक्त गुजरता रहा, जुबा सवाल पर सवाल करता रहा, लेकिन आइजैक ने अपनी निजी जिंदगी के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा। तब जुबा ने फिर धमकी दी कि मैथ्यूज को दोबारा गोली मारेगा, लेकिन इस बार आइजैक को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। अपनी ताकत साबित करने के लिए जुबा ने स्कोप के पिछले मालिक का नाम लिया, वही स्कोप जो आइजैक के पास था, और ये नाम वही था जिसका जिक्र मैथ्यूज ने मजाक में किया था, यानी वो शख्स अब इस दुनिया में नहीं है। इसका मतलब था कि जुबा उनकी बातें तभी से सुन रहा था जब से वो वहां आए थे। मौका देखकर आइजैक की नजर दीवार के पास पड़ी एक लाश पर गई जिसके पास रेडियो था। उसने उस लाश को घसीटकर दीवार के किनारे तक खींचा, लेकिन एक लकड़ी के सहारे के बिना भी वो खुद को उजागर किए बिना उस तक पहुंच सकता था। इसके बाद उसने अपनी पानी की बोतल उठाई, लेकिन वो खाली थी क्योंकि उसमें छेद था। जुबा ने बड़े इत्मीनान से कबूल किया कि ये उसने जानबूझकर किया था। उसने बताया कि उसने एक भी गोली बेकार नहीं चलाई। बोतल, एंटीना और आइजैक की टांग, सब कुछ हिसाब से निशाना बनाया गया था, ताकि आइजैक एक ऐसी मुश्किल में फंस जाए जहां से निकलना नामुमकिन हो और धीरे धीरे मरे, जिसे जुबा वायरलेस पर सुनकर लुत्फ उठाए। आइजैक ने वो गोली जो उसने अपनी टांग से निकाली थी उसे ध्यान से देखा और उससे जुबा के हथियार का मॉडल जानने की कोशिश करने लगा, चालाकी से कुछ उलझे हुए सवाल पूछते हुए। उसने जुबा को दहशतगर्द भी कहा, जिस पर जुबा जोर से हंसा और बोला कि असली दहशतगर्द तो वो हैं जो बिना किसी हक के दूसरे मुल्क में हथियार लेकर घुस आते हैं। जब जुबा बोलता रहा, आइजैक अपना हिसाब लगाता रहा। उसने स्कोप से झांका और आखिरकार ये नतीजा निकाला कि जुबा कचरे के एक बड़े ढेर के नीचे छुपा है। वो लंबे अरसे से उन कड़ी परिस्थितियों में तपती गर्मी में बिना हिले डुले पड़ा था। ये किसी आम इंसान का काम नहीं था, ये एक सच्चे पेशेवर की निशानी थी। लेकिन जुबा ने फिर भी इनकार किया कि वो कोई मशहूर स्नाइपर नहीं है और फिर से दोहराया कि वो बस एक साधारण इराकी शख्स है। आइजैक ने उसके लहजे से अंदाजा लगाया कि शायद जुबा पहले अमेरिकी फौज का हिस्सा रहा होगा जिसने उन्हें धोखा दिया, लेकिन जुबा ने यह भी नकार दिया। उसने कहा कि वो सिर्फ उन्हें मारता है जो पहले उस पर हमला करते हैं। इसके जवाब में आइजैक ने अपनी बात शेयर की कि कैसे उसकी बचपन में एक बेहतरीन दोस्त से मुलाकात हुई थी और वो दोनों बड़े होकर साथ फौज में भर्ती हुए थे। धीरे धीरे पानी की कमी और थकान ने आइजैक को जकड़ लिया और वो जमीन पर ढेर हो गया। तभी उसके कान में जुबा की आवाज आई कि वो उसकी जुबान उसके सीने से लगाएगा। इस डर ने उसे हिला दिया। आइजैक ने एक चाल चली। उसने अपनी राइफल पर जैकेट और हेलमेट पहनाया और उसे दीवार के ऊपर से हिलाया जैसे कोई इंसान खड़ा हो, लेकिन जुबा इस झांसे में नहीं आया। हेलमेट गिरकर दीवार के दूसरी तरफ चला गया और अब आइजैक का सिर भी बेपनाह हो गया। ये एक बेवकूफाना गलती थी और इस एहसास ने उसे तोड़ दिया। उसकी आंखें भर आईं और वक्त गुजरता रहा। आइजैक अब इतना बेबस हो चुका था कि उसने एक खतरनाक दांव खेलने का फैसला किया। वो दीवार से बाहर निकला और जमीन पर पड़ी एक लाश की तरफ दौड़ा, जुबा की गोलियों से बचते बचाते। किसी तरह वो उस लाश का बैग और रेडियो लेकर वापस दीवार की आड़ में पहुंच गया। बैग में पानी और कुछ मीठी चीजें मिली जो उसने फौरन हलक से नीचे उतार ली, लेकिन ये रेडियो भी काम का नहीं था। जुबा ने इस जुर्रत की सजा देते हुए दीवार में गोलियां दाग दी और उसका स्कोप बुरी तरह तहस नहस हो गया। तभी आइजैक के ईयरपीस में कुछ दर्दनाक आवाजें आईं और उसका दिल धड़क उठा। ये मैथ्यूज था, अभी जिंदा था। आइजैक ने चिल्लाकर उसे स्नाइपर की जगह बताई। मैथ्यूज ने धीरे धीरे बेहद सावधानी से एक धातु का टुकड़ा निकाला और उस कचरे के ढेर की तरफ ताकने लगा। जब मैथ्यूज बेहद धीमे धीमे अपनी राइफल की तरफ हाथ बढ़ा रहा था, आइजैक ने जुबा को छोटी छोटी बातों में उलझाए रखा। इसी दौरान उसे पता चला कि जुबा बगदाद में एक उस्ताद था। जब एक अमेरिकी हमले में उसका एक शागिर्द मारा गया तो उसने बदला लेने की ठान ली और जिस दीवार की आड़ में आइजैक छुपा था वो उसी स्कूल के खंडहर थे। जुबा ने सवाल किया कि आइजैक टूटे हुए स्कोप को अपने पास क्यों रखे हैं। आइजैक ने जवाब देने से इनकार किया तो जुबा ने फिर मैथ्यूज को निशाना बनाने की धमकी दी। मैथ्यूज को बचाने की बेबसी में आइजैक ने वो बात कह दी जो वो कभी नहीं कहना चाहता था, कि इस टूटे हुए स्कोप में उसके उस पुराने दोस्त की यादें हैं जो उसकी एक गलती की वजह से मारा गया था। वो गुनाह आज भी उसके दिल पर बोझ की तरह लदा था। इसी दौरान मैथ्यूज ने
मैथ्यूज ने अपनी राइफल नीचे टिकाई और अंधाधुंध उस कचरे के ढेर की तरफ गोलियां दागने लगा, ये दिखाने के लिए कि आवाज आइजैक की तरफ से आ रही है। लेकिन जैसे ही मैथ्यूज मैगजीन बदलने वाला था, जुबा की एक गोली उसके कंधे में आ लगी और फिर एक गोली उसकी पीठ में। आइजैक ने चिल्लाकर कहा कि दीवार की तरफ रेंगते हुए आओ, यहां आड़ है। लेकिन जैसे ही आइजैक उसकी मदद के लिए दीवार के किनारे की तरफ बढ़ा, जुबा ने मैथ्यूज के सिर पर निशाना साधा और वो गोली लगी। मैथ्यूज हमेशा के लिए खामोश हो गया। अब आइजैक अकेला था, पूरी तरह अकेला। उसके अंदर कुछ टूट गया। वो बिलख पड़ा और कहने लगा कि बस घर जाना है, बस घर जाना है। जुबा ने ठंडी आवाज में कहा कि अगर वो सच में जाना चाहता है तो वो उस पर गोली नहीं चलाएगा। लेकिन आइजैक को इस बात पर भरोसा नहीं हुआ। कुछ देर बाद जुबा ने सवाल किया कि जब जंग खत्म हो चुकी है तो आइजैक यहां क्यों है? आइजैक रुका, एक लंबी सांस ली और फिर वो सच बोल दिया जो उसने अब तक किसी को नहीं बताया था। वो यहां इसलिए आया था क्योंकि दरअसल उसने खुद अपने पुराने साथी को मार दिया था। दुश्मन को निशाना बनाते वक्त गोली गलत दिशा में चली गई और उसका अपना स्नाइपर पार्टनर हमेशा के लिए चला गया। आइजैक ने सबसे झूठ बोला कि उसे दुश्मन ने मारा, लेकिन वो गुनाह उसके सीने में आग की तरह सुलगता रहा। वो यहां आया था शायद खुद से हिसाब चुकाने। तभी रेडियो में कुछ आवाजें आईं और आइजैक का दिल खुशी से उछल पड़ा। वो लपक कर रेडियो के पास गया। सिग्नल आ रहा था, बातें सुनाई दे रही थी, लेकिन ये खुशी बहुत कम देर की थी। रेडियो का ट्रांसमीटर टूटा हुआ था। वो सुन तो सकता था लेकिन कुछ बोल नहीं सकता था। और फिर एक और झटका लगा। जुबा उसी बातचीत में शामिल हो गया था। वो आइजैक का नाम लेकर मदद मांग रहा था, एक अमेरिकी सिपाही बनकर। आइजैक को अचानक समझ आया कि जुबा बहुत देर से अमेरिकी संचार को हैक कर रहा है, फौजियों का भेष धारण करके मदद मांगता है और जब बैकअप टीम उसके जाल में आती है तो उन्हें एक एक करके उड़ा देता है। आइजैक ने उस बातचीत को रोकने की कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं हो सका। थोड़ी देर बाद आइजैक की नींद एक तेज दर्द से खुली। एक कौवा उसकी टांग के जख्म पर चोंच मार रहा था, जैसे उसने समझ लिया हो कि ये इंसान मर चुका है। आइजैक ने ठान लिया कि अब और नहीं। उसने एक रस्सी और डंडे की मदद से मैथ्यूज की राइफल को अपनी तरफ खींचा, फिर उस कचरे के ढेर पर नजरें टिका दी। उसी वक्त दूर से हेलीकॉप्टरों की आवाजें आईं। वो इलाके में आ रहे थे, लेकिन उनके आने से आइजैक की जगह जाहिर हो गई। वो जानता था कि ये सिपाही जुबा के जाल में आ रहे हैं। उन्हें बचाने के लिए आइजैक ने दीवार को पूरी ताकत से धकेल दिया। दीवार गिरी और धूल का एक गुब्बार उठा, जिसने पूरी जगह को धुंधला कर दिया। जुबा के लिए निशाना लगाना मुश्किल हो गया। आइजैक ने अंधाधुंध उस कचरे के ढेर पर गोलियां बरसाईं, ये जाने बिना कि उसका निशाना लगा या नहीं। जब गोलियां खत्म हो गई तो वो कांपते हुए खड़ा हुआ और उसने गौर किया कि जुबा की तरफ से एक भी गोली नहीं आई। आइजैक के दिल में उम्मीद जागी, शायद जुबा मारा गया। हेलीकॉप्टर उतरा, सिपाही दौड़े आए। आइजैक को स्ट्रेचर पर लिटाया गया और तुरंत इलाज शुरू हुआ। आइजैक जुबा के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हेलीकॉप्टर के शोर में उसकी आवाज दब गई, किसी ने नहीं सुना। और फिर तभी जैसे कयामत टूट पड़ी। जुबा की गोलियां चलने लगी, एक एक मेडिक गिरता गया। फिर पायलट को निशाना बनाया गया। हेलीकॉप्टर बेकाबू होकर जमीन पर आ गिरा। उस तबाही में आइजैक भी दम तोड़ गया। जुबा ने अपना वादा तकनीकी तौर पर निभाया था। उसने आइजैक को सीधे गोली नहीं मारी थी। और फिर जुबा ने एक बार फिर अमेरिकी रेडियो लाइन हैक की, एक अमेरिकी फौजी का रूप धारा और अगले शिकार को बुलावा भेज दिया। यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। आपको कैसी लगी ये मूवी कमेंट में बताएं। ये एक बेहद ठंडी और झकझोर देने वाली कहानी थी, जहां असली जंग गोलियों से नहीं बल्कि दिमाग, धैर्य और मनोविज्ञान से लड़ी गई थी।